मैं चाहता हूं कि इस मंच से डॉक्टरों को तो हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने फ्रंट लाइन पर, लेकिन आप पर एक मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, पुलिस ने भी बढ़ चढ़कर इसमें कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाई। मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी आप कुछ कहें, क्योंकि बहुत से लाखों पुलिसकर्मी सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और हौसला बढ़ेगा, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा आ रहा है। नहीं, तीनों विभाग, चारों विभाग मेरे पास हैं। स्वास्थ्य विभाग भी, मेडिकल एजुकेशन भी, होम डिपार्टमेंट भी और लोकल बॉडी भी। मेरे सारे डिपार्टमेंटों ने बहुत काम किया, निर्भीक होकर काम किया, मिलकर काम किया, एक टीम बन के काम किया। हमने नगर पालिका को कहा कि सारा हरियाणा सैनिटाइज कर दो। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए सारा हरियाणा सैनिटाइज किया। पुलिस डिपार्टमेंट को हमने कहा कि जो जो हिदायतें इसको रोकने के लिए, इसका संक्रमण रोकने के लिए हम जारी कर रहे हैं, आप उनका सख्ती से पालन कराएं। और उन्होंने कराया। ये जो 15,000 रोज के रोगी आते थे, उससे आज 110-112 रोगी रह गए। इसके लिए जो हमने सख्ती से, जो पुलिस डिपार्टमेंट ने जिसमें अहम भूमिका निभाई, लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाया, लोगों को इकट्ठे नहीं होने दिया, कहीं भीड़ नहीं लगने दी, कहीं पर लोगों को इकट्ठे होकर कार्यक्रम करने से रोका। ये पुलिस विभाग ने इसको करके दिखाया। और ये जो आज इतनी जल्दी, लगभग 1.5 महीने में हम आज 112-110 पे आ गए, इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने जो मेहनत की, जो काम किया, ये उसके कारण है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी, लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट को भी, क्योंकि लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट के पास एक और भी दायित्व था कि जिनकी डेथ हो जाए कोरोना से, उनका संस्कार करने का दायित्व उनके पास था। कोई जाता नहीं है, घर वाले छोड़ के चले जाते हैं। घर वाले डेड बॉडी को वहीं छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मेरे लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने उनका श्रद्धा पूर्वक उनका संस्कार किया। हालांकि इसमें हमारे एक सफाई कर्मचारी की हिसार में मृत्यु भी हो गई, क्योंकि उसने लगभग 60 के करीब लोगों का संस्कार किया था जी। तो सभी विभागों ने मिलकर अपने दायित्व को निभाया है। मैं चाहूंगा सभी से, क्योंकि और जिस मैं तरह सारों को सैल्यूट करना चाहता हूं। बिल्कुल सैल्यूट करें और जोरदार तालियां नगर निगम के लिए भी, पुलिस महकमे के लिए भी, और डॉक्टरों के लिए भी, और साथ ही साथ जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई। मैं सबको सैल्यूट करना चाहता हूं। बिल्कुल। और मैं आभारी हूं उन सारों का कि उन्होंने इस युद्ध के समय में, ये युद्ध हो रहा है, एक बहुत ही सूक्ष्म अदृश्य दुश्मन ने मानव जाति पर हमला किया है। हम जानते नहीं है उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका नोमेनक्लेचर क्या है, उसकी मारक क्षमता क्या है, भली भांति आज भी हम नहीं जानते। हालांकि रिसर्चर्स लगे हुए हैं, लेकिन उसके आक्रमण से मानव जाति को बचाने के लिए एक शील्ड की तरह मेरे कर्मचारी लोगों के और इस बीमारी के बीच में आकर खड़े हो गए और लोगों को बचाया उन्होंने। मैं बार बार उनको प्रणाम करता हूं, बार बार उनको नमन करता हूं, बार बार उनको सैल्यूट करता हूं।
वाकई में विस साहब, बिल्कुल आपने, आपके विभाग ने लोगों को बचाया, हरियाणा की जनता को बचाया। मैं एक, क्योंकि आप पर वक्त की कमी है और आपका हेल्थ इशू भी है, मैं आपसे एक दो सवाल और लूँगा। मैं एक चर्चा में एक सवाल विधानसभा स्पीकर साहब को भी चर्चा में जोड़ लेता हूँ। स्पीकर साहब, आपने भी बहुत मेहनत की, खबरें आई, आप भी देर रात जग जग के लोगों को ऑक्सीजन पहुँचाने का काम किया। आप पर जो भी शिकायतें आ रही थी अस्पतालों से जुड़कर, उसको लेकर आपने खुद गृह मंत्री साहब को भी अवगत करा। वो दौर, उस दौर को दोबारा ना जिए अब जनता, उसके लिए कोई कदम प्लानिंग आपकी खासकर पंचकुला के लिए सर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं उन कोरोना वॉरियर्स को जिन्होंने इस कोरोना काल के अंदर अपनी जान गंवाई लोगों की रक्षा करने के लिए, उनको सैल्यूट करता हूं, उनको नमन करता हूं। और दूसरे हरियाणा, पंजाब और हिमाचल को बधाई देता हूं कि आज के इस बर्निंग इशू के ऊपर, कोविड काल के अंदर हेल्थ इज़ वेल्थ, इस इशू को लेकर के आज आपने एक महत्वपूर्ण चर्चा आज यहाँ पर की है। जहाँ तक पंचकुला का सवाल है, मैं समझता हूँ हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जिस प्रकार से बताया कि इस कोविड काल के अंदर हमें जनता के बीच में रह करके, जनता के लोगों के बीच में रह करके उनकी हम सहायता किस प्रकार से कर सकते हैं, उनका मनोबल हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमारा सबका लोगों के बीच में रहना बहुत आवश्यक था। और वो कोई हमने एहसान नहीं किया, वो हमारी एक फ़र्ज़ था, एक हमारी ड्यूटी थी जो हमने निभाई है। मैं समझता हूँ कि चाहे वो कोरोना की फर्स्ट वेव के अंदर, पहली लहर के अंदर, जब यहाँ पर उस समय जैसा आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि इसके बारे में हमें किसी को भी कोई ज्ञान नहीं था, इसके क्या लक्षण हैं, क्या इसके इफ़ेक्ट है, क्या इसकी गहराई है, लेकिन उस समय भी जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च को लॉकडाउन लगाया था और पंचकुला के अंदर सबसे पहला केस 20 मार्च को यहाँ खड़गमगौली गांव के अंदर वो डिटेक्ट हुआ था, उसकी जानकारी मिली थी। और उसके पश्चात यहाँ का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है पंचकुला का, हमारे सीएमओ हैं, उनके पूरे डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने जिस प्रकार से इस कोविड के काल के अंदर कार्य किया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए हफ्ता 10 दिन, महीनों अपने बच्चों से अलग रह करके जिस प्रकार से कोरोना काल के अंदर कार्य किया, बहुत ही सराहनीय है। और उसके साथ साथ जैसा अभी आदरणीय विस साहब ने कहा कि हमारे चाहे वो पुलिस के कांस्टेबल्स थे, चाहे वो हमारे सफाई कर्मचारी थे, या और जो कोरोना वॉरियर्स थे, जो कोरोना के इस काल के अंदर दम खम के साथ खड़े रहे और कोरोना का मुकाबला किया, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से। एक ऐसा भी समय आया जब यहाँ से लोग पलायन करने लगे, यहाँ से लोग उत्तर प्रदेश और बिहार जाने लगे, तो उस समय के अंदर जो यहाँ की NGOs थी, जो हमारी संस्थाएं थी, स्वयंसेवी संस्थाएं थी, उन्होंने जिस प्रकार से आकर के यहाँ राशन का, भोजन का इंतज़ाम किया, वो भी मैं समझता हूँ ये देश की परंपरा रही है, देश का एक शुरू से ही ये हमारा धार्मिक के नाते से सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। मैं समझता हूँ कि उस नाते से सब ने मिलकर के काम किया। और जो कोरोना की जो पहली लहर थी, वो मैं समझता हूँ कि उतनी घातक नहीं थी जितनी दूसरी लहर घातक बन करके आई। पहले लहर के अंदर पंचकुला के अंदर लगभग 10,000, 10,500 जो कोविड पेशेंट आए थे, और अब की बार एक छोटे से इस काल के अंदर लगभग 19,000 जो पेशेंट थे वो यहाँ देखने को मिले। और अब की बात मुझे जो जहाँ तक जानकारी है कि डेथ रेट भी अब की बार पहले से ज़्यादा था। लेकिन इस काल के अंदर भी जो हमारे कोरोना के जो वॉरियर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं, उन्होंने बड़ी बेखूबी से इसका मुकाबला करने के लिए, चाहे वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग थी, जैसा अभी बिस्सा बता रहे थे कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल के अंदर जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है या अन्य हॉस्पिटल हैं, चाहे वो दिल्ली से पेशेंट आए, चाहे वो गुड़गांव से पेशेंट आए, यहाँ पर जिस प्रकार का रश था कि सुबह से शाम तक
कि आज ये पेशेंट आ रहा है, इसको बेड चाहिए, आईसीयू चाहिए, इसकी जान जाने वाली है। एक पैनिक का माहौल भी एक समय बना कि जब लोगों को ये लग रहा था कि कोई ना कोई हमें सहायता की आवश्यकता है। तो ऐसे समय में हमारा लोगों के बीच में रहना अति आवश्यक था और हमने काम अपना कार्य पूरा किया है। और इसके साथ साथ अभी आपने कहा कि जो मैंने एक इशू लिया था, मैंने आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी के भी ध्यान में लेकर के आया। अभी एक डॉक्टर साहब भी अभी बोल रहे थे कि शायद वो रेट कम थे जो फिक्स हुए थे। मैं थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से इसके ऊपर स्टडी भी किया है, और ये जो रेट्स तय हुए थे ये कोई पंचकूला ने या हरियाणा प्रदेश ने तय नहीं किए थे। ये केंद्र स्तर पर आईएमए की टीम के साथ बैठ कर के उनके वहाँ ये रेट्स तय किए गए थे। और वो रेट्स तय करने के बाद जो गाइडलाइंस थी, मैं समझता हूँ कि एक कोविड का पेशेंट जो बीमार है, जिसका परिवार दुखी है, जिसके सारे घर के लोग दुखी हैं, और उस समय के अंदर यदि कहीं कोई भी हॉस्पिटल ओवर चार्जिंग करता है या जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, गाइडलाइंस हमने नहीं तय की, गवर्नमेंट की सरकारी गाइडलाइंस तय होकर के आई हैं। और ये पहला ऑर्डर नहीं है, तीसरी बार रिवाइज हुआ है। पहला 20/6/2020 को हुआ था, उसके बाद सितंबर के अंदर हुआ, और फिर अब 4 मई को फिर से दोबारा रिवाइज्ड ऑर्डर हुआ। ये ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर दोबारा से इसके ऊपर संज्ञान ना लिया गया हो, लेकिन मुझे कई बार ये दुख हुआ जब देख करके कि एक पेशेंट जो पीड़ित है, जिसका परिवार पीड़ित है, जिसने अपने घर के गहने तक बेच करके हॉस्पिटल की पेमेंट की है, ऐसे लोगों के से जहां ओवर चार्जिंग हुई, एक ही 10% 20% नहीं 250% तक ओवर चार्जिंग हुई है। और उनकी हमने हॉस्पिटल्स के जो टीम है, जो उनके ऑडिट करने वाली टीम है, जो उनके ये जो अकाउंटेंट हैं, उनके साथ बैठ कर के इसके ऊपर चर्चा की। और एक एक इशू के ऊपर बड़ा हैरानी होती है कि एक पेशेंट को 6 रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगने हैं, अगर 10 रेमडेसिविर के इंजेक्शन के पैसे चार्ज किए गए हैं। एक दिन के अंदर 7 घंटे एडमिट रहता है पेशेंट, उससे 36 घंटे के पैसे चार्ज किए जाते हैं। और ये एक बड़ा इशू रहा था और आपने भी लिया और फिर विस साहब ने उस पर एक्शन लिया। एक और देखिए, बिल्कुल स्पीकर साहब, बिल्कुल थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि मार्केट रेट के अंदर और हॉस्पिटल के रेट के अंदर जो इंजेक्शन मार्केट के अंदर 14,000 रुपये का है और वो हॉस्पिटल के अंदर 33,000 रुपये का क्यों है? वो उसके सेम कंपनी का जो इंजेक्शन है वो इस प्रकार से, और एक पेशेंट के 28 दिन के अंदर 32 एक्सरे चेस्ट के हो जाएंगे तो पेशेंट बचेगा क्या? बिल्कुल स्पीकर साहब, बहुत सारे अच्छे लोग भी थे इसमें इस दौरान, बहुत सारे डॉक्टर्स ने बड़ा अच्छा काम किया। डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम कोई किया, दो राय नहीं है। और एक बड़ा गैर जरूरी विवाद जो है इस दौरान आया कि बाबा रामदेव जो है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स जो है वो शायद अच्छा काम नहीं कर रहे, एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदिक हुआ। वेद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी सरकार ने 1 लाख कोरोनिल का ऑर्डर दिया, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इससे कि जो कोरोनिल है बहुत इफेक्टिव मेडिसिन थी, और जो डॉक्टर्स ने दिन रात, ऐसे डॉक्टर्स हैं जो 18 से 20 घंटे काम कर रहे थे, बहुत सारे डॉक्टर्स की जान गई, ऐसे भी डॉक्टर्स थे जो अपने घर नहीं गए, अपनी फैमिली को इग्नोर किया, ऐसे में ऐसी बयानबाजी होनी कैसे मानते हो आप, इसको कैसे देखते हो? देखिए, सभी पैथियों का अपना अपना महत्व है और इनको एक दूसरे का प्रतिद्वंदी ना होके एक दूसरे का सहयोगी होकर चलना चाहिए। सब पैथियां अपना अपना काम करती हैं। जहां पर एलोपैथी से काम हो सकता है वहां एलोपैथी से करें, और कई बार मीठा सोडा खाने से ही पेट ठीक हो जाता है तो मीठा सोडा खा के ठीक कर लें, उसमें तो कोई लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। और हम बात करते हैं कि सिर्फ एक ही पैथी काम कर सकती है, मैं उसमें सहमत नहीं हूँ। हर पैथी का अपना अपना महत्व है। जैसे आपकी एक कविता जगदीप वो बड़ी चर्चा में रही, सर चाहते कि आखिरी वो कविता हमें बड़ी भावुक करती हो आपकी। नहीं, अब उसका समय नहीं है, वो निकल गया समय। हाँ। वो मैंने अपने कार्यकर्ताओं को सुनाई थी
कि अब वो उसका समय नहीं है। निकल- शायद लोग सुनना चाहेंगे विद साहब, कारण बता डॉक्टर्स सकते भी हैं इंस्पायर होंगे। नहीं, कौन सी कविता? जो आपकी सोशल मीडिया पर आई थी जिसमें आप भावुक नजर आ रहे नहीं, थे? वो मैंने ये बताया था कि मुझे कोरोना बहुत ज़्यादा हुआ था। मेरी सीटी वैल्यू 25 में से 24 थी, और यहाँ डॉक्टर्स बैठे हैं, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 24 वैल्यू क्या होती है और 24 वैल्यू वाले कितने लोग बचते हैं, ये भी वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मैं बचा, बाहर आया, तो मैंने कहा कि आपकी दुआओं से ही मैं जिंदा हूं, आपकी दुआओं से ही मैं जिंदा हूं, वरना मैं तो धरती का एक छोटा सा परिंदा हूं। वाह। कभी ऊंचा उड़ने की ख्वाहिश नहीं रखी मैंने, कभी ऊंचा उड़ने की ख्वाहिश नहीं रखी मैंने। मैं भूल रहा हूँ आगे, कोई बात नहीं Thank you सर, so एक आखिरी मैसेज मैं क्योंकि आपको लाखों लोग, एक आखिरी संदेश, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है, बच्चों को खतरा है। कोई आपको कहता है गब्बर, कोई कहता है अनिल विज का दूसरा नाम है भरोसा, क्योंकि अंबाला की जनता आप पर लगातार भरोसा करती रही है और आपको विधायक बनाती रही है। तो जनता, हरियाणा की जनता को क्या भरोसा देकर जाते हैं आप हमारे मंच से कि तीसरी लहर से अनिल विज हैं, वो बचाएंगे? देखिए, हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन इसमें हमें लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता है कि लोग जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन करें। जो मास्क लगाना है, जो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और कोरोना से प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीनेशन करवाएं। हम 80 लाख लोगों को हरियाणा में वैक्सीनेशन कर चुके हैं और रोजाना हम ये सारे हरियाणा में वैक्सीनेशन के कैंप्स लगा रहे हैं। मैं लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि वे खुद घर से निकलकर आकर वैक्सीनेशन बूथ के ऊपर वो वैक्सीनेशन करवाएं। अब तो स्टडीज भी आ गई हैं कि जिन्होंने दोनों वैक्सीनेशन करवा ली, अगर उनको ये संक्रमण हो भी गया तो ज्यादा घातक नहीं हुआ। अब ये जो डेल्टा प्लस की भी बात आ रही है, आज भी एक केस को बताया गया कि एक ने दोनों वैक्सीन लगवा रखी थी, वो भी डेल्टा प्लस था, वो होम आइसोलेशन में ही ठीक हो गया, और एक ने वैक्सीनेशन नहीं करवा रखी थी, वो भी डेल्टा प्लस था, उसकी हालत बहुत खराब हुई। इसलिए वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं कि उन्होंने 18 से ऊपर की आयु वालों को सारों को मुफ्त वैक्सीनेशन लगाने का प्रबंध किया है। उसके लिए 35,000 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रावधान भी किया है। कुछ लोग राजनीतिक कारणों से वैक्सीनेशन के खिलाफ बोलते हैं, उनकी बातों में बिल्कुल मत जाइए। आज के दौर में इस कोरोना से जो अवेलेबल कवच है, जो खिलाफ बोलते हैं उनको बताइए कि फिर क्या करें। जो कहते हैं कि ये तो मोदी वैक्सीन है, मत लगवाइए, उनसे पूछिए फिर किसकी वैक्सीन लगवाइए।
क्या इलाज करें, कौन सी दवाई खाइए, कौन सी गोली खाएं जो कोरोना से बचाव हो सके। जो आज अवेलेबल कवच हैं वो वैक्सीनेशन है, इसलिए वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। और यकीनी तौर पर अब तो काफी स्टडी आ चुकी है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली, अभी मैं कल ही देख रहा था कि 0.2% लोगों को कोरोना हुआ, 0.2% को, बाकी बच गए। इसलिए इससे बचने के लिए हमारा बहुत बड़ा देश है, 139 करोड़ लोग हैं, हमें समय भी लगेगा। हम प्रोडक्शन की मात्रा भी बढ़ा रहे हैं। शुरू में 6 करोड़ वैक्सीन महीने की बनती थी, आज 18 करोड़ बन रही है और हर महीने इसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि सबको वैक्सीनेशन करनी है। इसलिए आगे आकर इसकी वैक्सीनेशन करवाइए और कोविड जो बिहेवियर है उसको अपनाइए। ये लोगों से अपील है, इससे बहुत ज़्यादा बचाव होगा। अगर फिर भी कोई इसके शिकंजे में आ जाता है तो मेरे स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से तैयार है उनको ठीक करने के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए। बिल्कुल वेद साहब, जो सेकंड वेव थी उसमें काफ़ी नुकसान हुआ और अभी कह रहे हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट ने दस्तक ऑलरेडी दे दी है, लोगों के मन में डर भी है कि पता नहीं इस बार क्या होगा, थर्ड वेव आ रही है। और शायद ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों के ऊपर काफ़ी ये खतरनाक होगी, बच्चों के लिए काफ़ी डेंजरस होगी। क्या स्टेप्स ले रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि कितनी सरकार तैयार है डेल्टा वेरिएंट जो नया आ रहा है उससे फाइट करने के लिए? नहीं, देखिए, हमने उसके लिए तैयारी कर ली है, हमने बाकायदा अपनी कमेटियां बना ली हैं और हमारी तैयारी है। हमारे पास इस बार केवल ऑक्सीजन की दिक्कत आई थी, हालांकि ऑक्सीजन के कारण हमने कोई नुकसान नहीं होने दिया। जैसा भी हमने करा, हमने अरेंज की, चाहे हम गाड़ी से लाए, चाहे हम बाय एयर हमने टैंकर भेजे, लेकिन हमने किया, हमने कोशिश की कि हमें सब जगह पर ऑक्सीजन पहुंचा पाएँ और लोगों को ऑक्सीजन मिले। अब तो मैंने आदेश कर दिए कि अपने हर अस्पताल में अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाए। प्राइवेटों के लिए भी मैंने कह दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर वो भी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाएं। बाकी सारी हमारी तैयारी है, हमारे पास सारी मेडिसिन हैं, सारा हमारे पास ICU बेड है, हमारे पास ऑक्सीजन बेड है। मैंने तो तैयारी कर दी कि हर बेड विल बी ऑक्सीजन बेड। हमारे अस्पतालों में हर बेड को ऑक्सीजन बेड हम बनाने जा रहे हैं। बाकायदा पाइप, हम गैस लाइन मिले सबको, सारे अस्पतालों में मैंने पाइप लगाने के आदेश जारी कर दिए, PSA प्लांट लगाने के जारी कर दिए और सब जगह वो काम शुरू भी हो गया है। और भी जो आवश्यकताएं हैं, मेडिसिन हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, उस पर भी हमने सारी तैयारी कर। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल वैद साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, अपनी